हेलो डियर लर्नर्स। आज हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं बेटा, उसका नाम है जंक्शन टेम्परेचर। राइट। मैंने सोचा कि इतने सारे लेक्चर्स जहां मैकेनिक्स के चले गए हैं, तो फिज़िक्स में जो बाकी पार्ट्स हैं जिसके कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आते हुए दिखे हैं नीट में और जेई में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो पार्ट्स भी, जिसमें से एक पार्ट जो है, एक टॉपिक जो है वो है हीट ट्रांसफ़र। राइट। तो हीट ट्रांसफ़र के क्वेश्चन भी काफ़ी देखे गए हैं जेई और नीट में, और उसका एक कॉन्सेप्ट है बेटा, जंक्शन टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आपको यह आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी आता है तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन करूंगा, उसके लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ ना बेटा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हीट ट्रांसफ़र के क्वेश्चन में आ ही जाता है। ठीक है। खासकर जो कंडक्शन वाले सवाल होते हैं। इतना ही नहीं, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आता है। बिल्कुल बेटा सेम टू सेम चीज़ें चलती हैं। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पे चार्ज फ्लो करता है, यहाँ पे हीट फ्लो करेगा, है ना। और वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट का फ्लो होगा, वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से चार्ज का फ्लो होता है। राइट। तो चीज़ें बहुत हद तक सेम है, सिमिलर चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो आज हम जंक्शन टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट सीखेंगे। राइट। वहाँ पे बेटा हम जाके एसी को क्या किस नाम से बुलाएंगे? यहाँ पे जंक्शन टेम्परेचर बोले, वहाँ पे हम इसका नाम जंक्शन पोटेंशियल रख देंगे। राइट। वहाँ पे जंक्शन का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, यहाँ हम जंक्शन का टेम्परेचर निकाल रहे। राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई बार रिपीट हुआ है जेई और नीट में, और आज हम इसको समझने जा रहे हैं। बेटा ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। राइट। बेटा मैंने पहले आपके सामने एक छोटा सा डेरिवेशन किया है, और उसी डेरिवेशन में मेजर मैं सारी बातें ले लूंगा, और उसके बाद अपन पीवाईक्यू पे अटैक करेंगे, और उसको जल्दी से जल्दी करने की कुछ ऐसी टेक्निक सीखेंगे कि बस देखते ही आंसर आ जाए। राइट। अब ध्यान से देखिए बेटा, पहले तो आपके सामने मैंने 3 रॉड बना रखे हैं। ठीक है, दिख ही रहे होंगे। ये एक रॉड है बेटा, ये दूसरा रॉड है, ये तीसरा रॉड है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। हम क्या करें इस रॉड का? मतलब बेटा कुछ नहीं करना है, करना कुछ भी नहीं है। ये 3 रॉड है, और ये तीनों रॉड का एक कॉमन पॉइंट है, मतलब ये तीनों रॉड इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। ठीक है। ये जो तीनों रॉड है बेटा, उसके जो एक एक एंड्स हैं वो तो कॉमन एंड है। ये जो पॉइंट है ये तो तीनों का ही एंड है, लेकिन जो अगले एंड है, जैसे इस रॉड का ये वाला हुआ, इस रॉड का ये वाला हुआ, इस रॉड का ये वाला हुआ, वो फ्री है ना, वो एक दूसरे से दूर है। ऑब्वियस सी बात है ना, दिख ही रहे हैं वो तो। ठीक। अब इन एंड्स को मैंने किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेंटेन कर रखा है। वो टेम्परेचर क्या है बेटा? T1, T2, T3। ठीक है। इन एंड्स को मैंने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेंटेन कर रखा है, T1, T2, T3। ठीक है। और सवाल आपसे ये पूछा गया है कि इस जंक्शन का टेम्परेचर फाइंड करें, इस जंक्शन का टेम्परेचर फाइंड करें। राइट। मतलब यहां जहां पे ये तीनों रॉड मिल रहे हैं उस पॉइंट का टेम्परेचर फाइंड करें, ये था क्वेश्चन। राइट। अब एक चीज समझिए बेटा, यहां बहुत एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर तुमसे कोई पूछे कि जंक्शन होता क्या है, तो तुम कह देना कि 3 या 3 से ज्यादा ब्रांच जहां मिले उसी को जंक्शन कहते हैं, है ना बेटा। हो सकता है मैं यहां पे 2 और लगा देता, इस तरीके से 2 और लगा देता, तो अभी भी ये जंक्शन है। ठीक है। ये जंक्शन वर्ड आपने जरूर कहीं ना कहीं सुना है। हाँ सर, जंक्शन तो सुना है, रेलवे स्टेशन के जब नाम अपन लेते हैं, जैसे पटना जंक्शन हो गया बेटा, जैसे दिल्ली जंक्शन हो गया, है ना, ऐसे करके आपने जंक्शन का वर्ड बहुत जगह सुना होगा। राइट। एक तो रेलवे एग्जाम्पल है। जंक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? जहां 3 जगह से आने वाले रास्ते मिले। ठीक है। 3 जगह से आने वाले रास्ते मिले, उसी पॉइंट को बेटा जंक्शन कह देते हैं। राइट। वही वाली बात है, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसी तरह की चीज हम पढ़ रहे हैं। राइट। अब देखो बेटा, सवाल ये था कि इस जंक्शन का टेम्परेचर बताना है। ठीक है सर। पहले तो सर मुझे ये बताइए कि आपने ऐसे करके क्या दिखा रखा है? मैं बोलूँगा बेटा ये रेजिस्टेंस है। 1 मिनट सर, रेजिस्टेंस तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में होता है। मैं तो 9वीं 10वीं कक्षा से पढ़ता आ रहा हूँ कि भाई 2 टर्मिनल के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस यानी बैटरी लगा दोगे, और उस कनेक्टिंग वायर में अगर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, या अगर मान लो हमने रेजिस्टर ही ले रखा है, तो रेजिस्टर में तो रेजिस्टेंस होगा ही होगा।
ठीक है, तो उसके थ्रू जो करंट है वो दिया जाता है I इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। ये सर यहाँ रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? बेटा मतलब सेम है, हमने आपको शुरुआत में ही एक चीज बोली थी, उसी चीज को मैं यहां पे कनेक्ट करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूं। बेटा एक बात बता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि बैटरी देती है ना, बैटरी का काम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस देना, दोनों टर्मिनल को कुछ ना कुछ पोटेंशियल देना और उन पोटेंशियल में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। जैसे बेटा पानी ना हमेशा हाई से लो फ्लो करता है ना, ये तो पता होगा, ये तो देखा होगा। मान ले मैंने 2 डब्बे ले लिए, 2 टंकी ले लिया, एक में पानी का लेवल यहाँ तक है, दूसरे में पानी का लेवल यहीं तक है, और उन दोनों को नीचे में एक पाइप से कनेक्ट कर रखा है। तो पता क्या होगा, जो हाई वाला पानी का टंकी है वो धीरे धीरे नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा जब तक कि दोनों बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो पानी हमेशा जैसे यहाँ हाइट से लो हाइट की तरफ, हायर हाइट से लोअर हाइट की तरफ फ्लो करती है ना, उसी प्रकार से बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। इसीलिए पोटेंशियल का होना काफी नहीं है, पोटेंशियल का डिफरेंस होना जरूरी है। ठीक है, कुछ ना कुछ लेवल में डिफरेंस होना चाहिए। जैसे अगर मैंने मान लो दोनों टंकी में बराबर पानी का हाइट ले लिया, तो पानी का हाइट चाहे जितना मर्जी हो, अगर बराबर है तो पानी पाइप में फ्लो नहीं होगा। पानी के फ्लो के लिए हमें हमेशा हाइट का डिफरेंस चाहिए, अंतर चाहिए। उसी तरह से अगर किसी कंडक्टर में मुझे चार्ज को फ्लो कराना है, ठीक है, बहुत बेसिक बात कर रहा हूं, है ना, हालांकि इसमें हम लोग डिटेल चर्चा भी करेंगे जब अपना चैप्टर प्रॉपर स्टार्ट होगा, तो उसमें बहुत सारी चीजें हम चर्चा करेंगे, राइट, बहुत डिटेल में पूरी PhD करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको यही बोलूंगा कि एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए फिलहाल सिचुएशन को आप ये समझ लीजिए कि जैसे पानी के फ्लो के लिए मतलब ज्यादा हाइट वाली टंकी से, ज्यादा हाइट के पानी वाली टंकी से लो हाइट की तरफ पानी का फ्लो होता है, उसी प्रकार से बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज का भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रेवल होता है। क्या मैं तो हीट ट्रांसफर पढ़ाने आया था, अब तो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाने लग गए। बेटा सेम प्रिंसिपल यहां भी है, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो यानी करंट, इलेक्ट्रिक करंट हमेशा हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ ट्रेवल करती है ना, पॉजिटिव चार्ज, जिसको कन्वेंशनल करंट भी हम कहते हैं, राइट। उसी प्रकार से बेटा हमारा हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ट्रेवल करता है जब तक कि टेम्परेचर सेम ना हो जाए। ठीक है, हालांकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम टेम्परेचर डिफरेंस को मेंटेन करके रखेंगे। उसके आगे पीछे क्या सिस्टम है उसको आप भूल जाइए, बस आप ये समझिए कि जो जहां का टेम्परेचर है वो उतना ही टेम्परेचर फिक्स है। समझ में आया? मतलब ये T1 पे है तो T1 ही रहेगा, ये T2 है तो T2 ही रहेगा, ये T3 है तो ये T3 रहेगा। समझ में आ रहा है ना? मान लो T3 है, ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है इसकी वैल्यू, तब ये मत बोलना कि सर गर्मी आने के बाद यहाँ पे तो ही इसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, वो मेरी जिम्मेदारी है। जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, मान लो ये आइस बाथ में रखा हुआ है, आइस बाथ का मतलब एक ऐसा डब्बा जिसमें भर भर के आइस रखा हुआ है। मान लो जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ने की कोशिश करेगा, आइस पहले वाटर में बनेगा, ठीक है, फिर वाटर का जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने की कोशिश करे मैं और आइस ला के डाल दूंगा उसमें। ठीक है, वो सारी बातें आप छोड़ दीजिए, बस आप इतने काम की बात समझिए कि यहाँ पे टेम्परेचर T1, यहाँ पे टेम्परेचर T2, यहाँ पे टेम्परेचर T3 मेंटेन्ड है। ठीक है, तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो होगा। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक करंट में बेटा क्या, कि जो करंट होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस होता है। 10वीं कक्षा में भी आपने ये पढ़ा होगा। मैं मान के चल रहा हूं कि आपने 11वीं 12वीं कुछ नहीं पढ़ा, इतना तो 10वीं कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि करंट जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस होता है। बस उतना ही नॉलेज मेरे लिए काफी है। उसी तरीके से बेटा यहाँ पे जो हीट करंट है, सर हीट करंट का मतलब, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या था? चार्ज फ्लो पर सेकेंड, एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकेंड में कितना चार्ज इस पार से उस पार जा रहा है, इसी को तो इलेक्ट्रिक करंट कहते थे। सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल सरल भाषा में अगर बात की जाए तो पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, इसी को तो कहते थे, इसी को तो इलेक्ट्रिक करंट कहते थे। यहाँ पे पर सेकंड चार्ज फ्लो हो रहा है, यहाँ पर सेकंड हीट फ्लो हो रहा है। बस जहां जहां चार्ज था वहां वहां हीट कर दीजिए। अब ध्यान से देखिए, अगर हम हीट की बात करें बेटा, हीट करें तो वो कुछ नहीं है, वो क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। लेकिन ये रेजिस्टेंस बेटा थोड़ा अलग है, ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस था और ये है थर्मल रेजिस्टेंस। वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस था, यह है थर्मल रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी आपने सुना होगा। हाँ सर सुना है, रो
L/A, जहां पे रो था बेटा रेजिस्टिविटी, जो मटेरियल पे, टेम्परेचर पे, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता था। L है उस कंडक्टर का लेंथ, A है उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया से मेरा मतलब यह है कि जब इस कंडक्टर में करंट ट्रेवल कर रहा होगा तो उस करंट को जो एरिया फेस करना पड़ रहा होगा ट्रेवल करने के लिए, वो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया। और लेंथ वो लंबाई है जो करंट को ट्रेवल करके इस टर्मिनल से उस टर्मिनल तक पहुंचना पड़ेगा, वो लेंथ है L। समझ आ रहा है? उसी प्रकार से यहां थर्मल रेजिस्टेंस जो है बेटा, थर्मल रेजिस्टेंस भी यही है, बस अंतर यह है कि यह है L/KA। एक मिनट सर, डिफरेंस है सर, अंतर तो है। यहाँ पे रो ऊपर था, यहाँ पे K नीचे है, अंतर तो है? नहीं है अंतर बेटा। क्या है समझ, ये जो रो है ना, ये रेजिस्टिविटी थी, मतलब अवरोध करने को कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है ना। अवरोध, कोई मटेरियल में अवरोध करने की कितनी क्षमता है उस चीज को कहीं ना कहीं निर्देशित कर रहा है ये, है ना, इंडिकेट कर रहा है, उस तरफ इशारा कर रहा है। यहाँ पे कंडक्टिविटी है, ये फ्लो करने को निर्देशित कर रहा है। तो हमें तो पता है अवरोध और फ्लो करवाना, ये दोनों चीजें एक दूसरे को अपोज कर रही हैं, मतलब अवरोध करने की क्षमता जितनी ज्यादा होगी, फ्लो करने देने की टेंडेंसी उसकी क्षमता उतनी ही कम होगी। तो ये तो एक दूसरे के ओपोजिट है ना। मतलब अगर रेजिस्टिविटी लिखो तो ऊपर, कंडक्टिविटी लिखो तो नीचे। अगर यहीं पे मैं रो के जगह इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के जगह इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात कर लेता बेटा, तो यहां पे रो नीचे ना लिख के, सॉरी रो ऊपर ना लिख के सिग्मा को नीचे लिखता है, जहां सिग्मा जो है बेटा वो कंडक्टिविटी दिखाता है। ठीक है, अब बोलने का स्टाइल बदल गया है, यहां रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी पे दिखाते हैं डिपेंडेंट, यहां रेजिस्टेंस को कंडक्टिविटी पे दिखाते हैं। अब चूंकि कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है, इसीलिए जो यहां ऊपर है वो वहां नीचे हो जाता है। अगर ऊपर से नीचे गया है तो शब्द का मायना भी तो बदल गया है। यहां पे ये रोकने वाला था, वहां पे वो फ्लो कराने वाला है कि नहीं है? तो मेरे लिए तो दोनों सेम है। अगर इसको भी मैं कंडक्टिविटी में लिखता तो L/सिग्मा ए आता। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछूं, अगर K कोई पूछे K, तो इसमें रेजिस्टिविटी मत बोल देना बेटा, ये थर्मल रेजिस्टिविटी नहीं है बेटा, क्या है? कंडक्टिविटी है। ये थर्मल कंडक्टिविटी है, जबकि जो रो है वो क्या है? रो क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं है बेटा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। अगर मैं कंडक्टिविटी लिखता ना, अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लिखना चाहता तो ये भी फिर नीचे आ जाता और उसका नाम रो से बन जाता सिग्मा। वो तो सिंबल है, रिप्रेजेंट कर लो किसी से भी, राइट? तो आई गेस कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि सर आप कुल मिला के इतना बोलना चाहते हो, मैं आपकी बात समझ गया हूं, आप कुल मिला के इतना बोलना चाहते हो कि जो रेजिस्टेंस यहां है वही रेजिस्टेंस यहां है, बस अंतर इतना है, ये चार्ज के फ्लो में अवरोध पैदा करता है, ये हीट के फ्लो में अवरोध पैदा करता है। वेरी गुड। ये हीट करंट नहीं, इलेक्ट्रिक करंट है, ये हीट करंट है। ये टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से चार्ज का फ्लो हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिक करंट। यहां टेम्परेचर यानी तापमान के अंतर के वजह से ऊष्मा का प्रभाव यानी हीट का फ्लो हो रहा है, दैट इज हीट करंट। यहां पे रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ये क्या है बेटा? थर्मल रेजिस्टेंस। समझ में आया? बाकी सबका मतलब सेम है। ठीक है, अब इन सारी चीजों को जान के, ये बेसिक था बेटा, ये बेसिक मैंने समझा दिया। मतलब कुल मिला के अगर एक बच्चे को करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है तो उसको हीट ट्रांसफर भी आता है ना? अब ध्यान से देखिए बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वापस से अपने टॉपिक पे आ जाते, क्योंकि इतना बताना जरूरी था। अब आपको कुछ भी नहीं आता होगा पहले से, तो भी अब आपको क्लास पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो R1, R2, R3 है, मैंने दिखा जरूर इस तरीके से रखा है, लेकिन ये अब आप समझ गए होंगे ये क्या है बेटा? ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस नहीं है, ये हीट यानी थर्मल रेजिस्टेंस है ना? मतलब ऊष्मा के प्रवाह में, मतलब हीट के फ्लो में जो अवरोध यानी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे वो रेजिस्टेंस है ये, है ना? अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है आप अंदर से समझ रहे होंगे, L/KA, है ना? अब ध्यान से समझना बेटा, अभी फिलहाल मैं तीनों के रेजिस्टेंस को R1, R2, R3 करके बता रहा हूं। ठीक, अब तुम मेरे से एक बहुत बेसिक सा सवाल पूछोगे
कि ठीक है सर आपकी सारी बातें सही है, बट इन सब का जंक्शन टेम्परेचर से क्या मतलब है। मैं समझाऊंगा कि कैसे मतलब है, क्या मतलब है और कैसे रिलेट करना है। तुम मुझे एक बात बता बेटा, बहुत सिंपल एंड क्लियर सच बात पूछ रहा हूं, बस उसका जवाब दे दे। एनर्जी क्रिएट या डिस्ट्रॉय हो सकता है क्या? तुम सबका जवाब होगा नहीं सर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हीट भी एक एनर्जी का फॉर्म है बेटा, है ना। तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मतलब हीट भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय तो नहीं हो सकती, राइट। हालांकि हम लोग एनर्जी को क्रिएट करेंगे, है ना, जब अपन न्यूक्लियस चैप्टर में जाएंगे तो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर पढ़ेंगे, वहाँ पे जब आइंस्टाइन का पढ़ेंगे फॉर्मूला, फिर वहाँ पे मास एनर्जी इक्विवेलेंस वाला, तो वहाँ पे हम देखेंगे कुछ चीज़ों को। लेकिन अभी वो सब फालतू की बात है, सॉरी माफ कर देना, क्षमा करना, वो सारी चीज़ें भूल जा। मैंने अभी जो बोला 10 सेकंड में, पिछले 10 सेकंड में सब भूल जा। तुमने जो जाना है, तुमने जो पढ़ा है वो ठीक है। क्या है पढ़ा है तुमने कि एनर्जी को न क्रिएट किया जा सकता है न डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, फिलहाल के लिए ये सही है, जबकि जब देखी जाएगी सर अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे स्टिक रहते हैं, ठीक। अब बेटा एक बात बता, मान ले, मैं मानने को कह रहा हूं, मान ले कि प्रति सेकंड जितनी हीट यहां से आ रही होगी, प्रति सेकंड यहां से जितनी हीट आ रही होगी, हीट बेटा पैदा तो नहीं हो जाएगी। ऐसा तो नहीं होता कि मैं रॉड रख के आया, घर में ऐसे ही रखा हुआ है और थोड़ी देर बाद आके देखा तो रॉड गर्म होके लाल हो चुका है, ऐसा होता है क्या? हो सकता है। अब तुम चूल्हे पे जाके उसको चढ़ा दो, तुम धूप में छोड़ दो तो गर्म हो सकता है, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अपने आप वहां पे भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि धूप में लाइट एनर्जी है, वो आके कन्वर्ट हो रही हीट एनर्जी में, या फिर आप चूल्हे पे रख दिए, वहां पे क्या है, हीट एनर्जी ट्रांसफर हो गया बेटा, वो सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन अपने आप तो हीट क्रिएट नहीं हो जाता। तो प्रति सेकेंड जितना भी हीट यहां से आ रहा होगा, वो सारा का सारा हीट कुछ इधर जा रहा होगा, कुछ इधर जा रहा होगा, ठीक है। कुछ इधर जा रहा होगा, कुछ इधर जा रहा होगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है कि हीट क्रिएट या डिस्ट्रॉय तो होगी नहीं, तो जितनी आ रही है उतनी जानी चाहिए। चलो मैं तुमको इसको समझने का बड़ा सिंपल एग्जांपल देता हूं। तुम मान लो यहां पे जाके बैठ जाओ, इस पॉइंट पे, ये जो कॉमन जंक्शन है ना, इस पे जाके बैठ जाओ, और ये जो हीट आ जा रही है ना, ये तुम्हारे लिए ट्रेन्स है। मान लो तुम रेलवे स्टेशन पे जाके बैठ गए, तो तुम्हें पता है बेटा कि एक तरफ से जितनी ट्रेनें आ रही हैं, बाकी दोनों तरफ कुल मिला के जितनी ट्रेनें निकल रही हैं, उनकी संख्या हमेशा सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि रेलवे स्टेशन पे ऐसा तो नहीं होता कि रखे रहे ऐसे बैठे हुए थोड़ी देर में ट्रैक है, ना कोई ट्रेन आई ना कोई ट्रेन गई, बस ऐसे करके थोड़ा थोड़ा चमका और एक ट्रेन प्रकट हो गई। ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा तो नहीं होता। रेलवे स्टेशन में ट्रेन प्रकट हो जाती है, कहीं से आती है और कहीं की ओर जाती है। तो मान लो एक तरफ से प्रति घंटा 10 ट्रेनें आ रही है, एक घंटे में एक तरफ से 10 ट्रेनें आ रही हैं, और कुछ ट्रेनें इधर जा रही हैं एक घंटे में ही, कुछ ट्रेनें इधर जा रही हैं, कुछ ट्रेनें इधर जा रही हैं। तो अगर 10 आ रही हैं, इधर 6 जा रही हैं, तो बताओ इधर कितनी जा रही होंगी? तुम सब बोलोगे 4 ट्रेनें जा रही होंगी। क्यों? क्योंकि ट्रेन अपने आप प्रकट तो नहीं हो जाता, तो जितना आएगा उतना ही तो जाएगा। अब उसी प्रकार से बेटा वही थ्योरी हम लगाए, तो अगर मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूं, तो जितना हीट प्रति सेकंड, वहां घंटा था यहाँ सेकंड हो गया, जितना हीट प्रति सेकंड यहाँ आ रहा होगा उतना ही हीट प्रति सेकंड यहाँ और यहाँ जा रहा होगा, ठीक। अब तुम बोलो सर अगर मैं दोनों तरफ से आता हुआ और एक तरफ से जाता हुआ मानूं तो फिर भी ठीक है, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। मान लो एक तरफ से 6 एक तरफ से 4 आ रहा है, तो इधर 10 जा रहा होगा, है ना। अगर सर मैं ये मानूं कि तीनों तरफ से जा ही रहे हैं, तो बेटा ये पॉसिबल नहीं है, कहीं से आ रहा होगा कहीं से जा रहा होगा। और अगर तुमने मैथमेटिकली मान भी लिया कि तीनों तरफ जा ही रहे हैं, तीनों तरफ जा ही रहे, गलती से तुमने मान भी लिया, तो वो मैथ्स अपने आप इधर उधर होके एक आंसर नेगेटिव आ जाएगा। और एक नेगेटिव आने का मतलब यह है कि जिसको तुमने जाता हुआ माना है वो एक्चुअल में जा नहीं रहा है, एक्चुअल में वो आ रहा है। ये सारी की सारी मेंटल एक्सरसाइजेस, कैलकुलेटिव एक्सरसाइजेस मैं आप पे निर्भर छोड़ता हूं। मैं एक बता दूंगा और उसी तर्ज पे आप बाकी भी करोगे, बाकी सिचुएशंस भी करोगे, तो भी आंसर आएगा। आप कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं फिलहाल एक सिनेरियो आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने क्या माना है?
मैंने माना है कि इधर से आ रहा है और इधर जा रहा है। अब ध्यान से सुनना बेटा, अगर इधर से हीट आ रही है, अगर इधर से हीट प्रति सेकंड कुछ ना कुछ आ रही है, तो हीट प्रति सेकंड जो आ रही है उसको हीट करंट कहते हैं। तो उसको मैंने कैसे लिखा, T1 माइनस टी बाई R1, T1 माइनस टी बाई R1, है ना। ये रहा बेटा T1 माइनस टी टेम्परेचर डिफरेंस। T1 में से T क्यों घटा है सर, T से T1 क्यों नहीं घटा है? इसलिए बेटा क्योंकि जो हीट है वो हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाएगा ना। गर्मी से ठंडे की ऑब्जेक्ट की तरफ जाता है ना हीट, अगर अपने आप जा रहा है तो, ठीक है। वैसे हो सकता है आगे की कोई ऐसा चैप्टर है जिसमें हीट का फ्लो मैं उल्टा करवा दूं, लेकिन उसके लिए हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, वो अपने आप नहीं होगा। अगर अपने आप हीट का फ्लो हो रहा है तो हमेशा गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की ओर होगा, है ना। हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होगा। हमेशा पानी का फ्लो अगर अपने आप हो रहा है तो हाई वाटर लेवल से लो वाटर लेवल की तरफ होगा। अपने आप कभी लो वाटर लेवल और लो हो जाए, हाई वाला और हाई हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो क्या मुमकिन ही नहीं है सर? मुमकिन तो है। मान लो मैंने जाके पाइप में मोटर लगा दिया उल्टा, तो वो खींच खींच के पानी इधर भेजेगा। तो चाहो तो क्या नहीं हो सकता, लेकिन उसके लिए फिर हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। अगर अपने आप हीट का फ्लो हो रहा है बेटा तो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर होगा, ठीक है। और जिसमें हम लो से हाई की तरफ हीट फ्लो करवा देंगे उसी मशीन को रेफ्रिजरेटर कहते हैं, जो मैं थर्मोडायनेमिक्स में आपको पढ़ाऊंगा। खैर वो सारी बातों को 2 मिनट के लिए हटाते हुए मुद्दे पे आते हैं। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हीट का फ्लो हो रहा है, इसलिए हाई माइनस लो करना है। मैं फिलहाल ये मान रहा हूं कि ये हाई है ये लो है, तभी तो सर इधर से इधर हीट आ रही है ना। अब देखिए हाई टेम्परेचर T1 है, लो टेम्परेचर T है, T1 माइनस टी बाई R1, ये वो हीट है जो प्रति सेकंड आ रहा है। अब प्रति सेकंड जाने वाले हीट ये हैं, प्रति सेकंड जाने वाले ये दोनों है। सबसे पहले ये बता, अब इसमें T2 माइनस टी मत कर देना, क्योंकि यहां से दूर जा रहा है, यहां आ नहीं रहा है, तो T माइनस T2 होगा। तो यहां पे देख सकते हैं बेटा T माइनस T2 बाई R2, यहां से भी दूर जा रहा है, आ नहीं रहा है, तो क्या होगा बेटा T माइनस T3। मैंने बोला ना हमेशा हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो होता है, और हायर टेम्परेचर को आगे लिखना, उसमें से लोअर वाले को घटाना है। गेटिंग माई पॉइंट? तो T माइनस T3 अपॉन R3, मतलब कुछ नहीं सर, टेम्परेचर डिफरेंस बाई रेजिस्टेंस करना है, सिंपल सी बात है। हाँ बिल्कुल ठीक समझा। अब इसको बेटा गणित से मैंने खोल दिया, सारे जितने भी हैं इन सबको मैंने ओपन कर दिया, राइट। और उसके बाद इधर उधर किया, ठीक है। आप बहुत आहिस्ते से अगर कैलकुलेशन को ऑब्जर्व करो तो आपको सब समझ में आएगा। 9वीं 10वीं की गणित है और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब आपने 7वीं 8वीं क्लास में फ्रैक्शन पढ़ा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे ओपन किया है, ठीक है। और उसके बाद इधर उधर किया, यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू आ गई बेटा। ये टेम्परेचर क्या था? यही टेम्परेचर था कॉमन टेम्परेचर। इस कॉमन टेम्परेचर की वैल्यू हमारे पास आ गई, और इसी को बेटा हम जंक्शन टेम्परेचर भी कह सकते हैं। वन टाइम एफर्ट था बेटा, अब इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, टेम्परेचर आ चुका है, क्या है फॉर्मूला भाई? जो टेम्परेचर है उसका वाला रेजिस्टेंस, जो टेम्परेचर है उससे जो रॉड लगा हुआ है उसका वाला रेजिस्टेंस, जो टेम्परेचर उससे जो लगा हुआ रॉड है उसका रेजिस्टेंस। क्या करो, अपने अपने टेम्परेचर को अपने अपने रेजिस्टेंस से डिवाइड करते जाओ, और डिवाइडेड बाई फिर सबका रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल करके जोड़ना है बेटा। सीधे सीधे नहीं जोड़ना है, उल्टा करके जोड़ना है। सबका रेजिस्टेंस उल्टा करके जोड़ दो और फिर पूरे नंबर को इस पूरे नंबर से डिवाइड कर दो। ये आ गया कॉमन टेम्परेचर। सर इसमें तो भयंकर गणित लग रही है, आप कह रहे थे आसान करोगी, ये तो और टफ फॉर्मूला है। सर ये फॉर्मूला रटना है क्या? आप मेरा स्टाइल जानते हो, पहले ऐसा लगता है कि टफ फॉर्मूला है, लेकिन जब मेरे तरीके से सोचोगे तो यही फॉर्मूला बहुत आसान हो जाएगा। बस देखते जाओ तुम, ठीक। अब अगली चीज पे आते हैं बेटा। फिलहाल आपको कॉमन टेम्परेचर समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, कैसे निकालना है। अब अगले स्टेप पे आते हैं। अगर बेटा मैं यहाँ पे एक एजम्पशन रखूं कि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 है, मतलब ये जो तीनों रेजिस्टेंसेज हैं, ये वाला और ये वाला, अगर ये तीनों रेजिस्टेंसेस सेम है तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा एक कंक्लूजन दे सकता हूँ। देखो अगर तीनों सेम है तो 1/r यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, और यहाँ से 1/r मूल के 3/r हो जाएगा, और r से r कट जाएगा, और ये रिजल्ट आ जाएगा बेटा, रिजल्ट आ जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3/3, ठीक है। सीधा सीधा रिजल्ट ये आ जाता है। तो अगर आपको कह दे
कि तीनों रॉड्स आइडेंटिकल है। तीनों रॉड आइडेंटिकल का मतलब क्या है बेटा, इनके मटेरियल सेम है। अगर ये कॉपर तो ये भी कॉपर, तो ये भी कॉपर। तो के यानी कंडक्टिविटी, जो कि मटेरियल और मटेरियल और यस टेम्परेचर पे भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है, लेकिन उस चीज को हम निग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो कि के मटेरियल पे डिपेंड करता है, थर्मल कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस नहीं कह रहा हूं, कंडक्टिविटी कह रहा हूं, ठीक है। के अभी बताया था ना, ये के, इस के की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो के जो है, चूंकि तीनों कॉपर है तो सेम होगा, है कि नहीं। अच्छा, अगर मैं लेंथ की बात करूं तो आइडेंटिकल रॉड कह रहा है, मतलब तीनों की लंबाई भी बराबर होगी। और अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करूं तो वो भी तीनों का सेम होगा, क्योंकि रॉड आइडेंटिकल कह रहा है। और एल के ए सेम है तो तीनों का रेजिस्टेंस भी सेम होगा, तीनों का थर्मल रेजिस्टेंस भी सेम होगा। और अगर थर्मल रेजिस्टेंस सेम है तो ये वाला कंडीशन फुलफिल हो गया। और अगर ये वाला कंडीशन फुलफिल हो गया तो कॉमन टेम्परेचर कुछ नहीं है, तीनों टेम्परेचर का एवरेज ले लो। सिंपल सा आंसर है बेटा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया हो। प्लीज़ आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी कर लें। ओके बच्चों, तो अब अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, ठीक है। आपने ऐसे सवाल बेटा हर जगह देखे होंगे, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को कर रहे हैं, फिर हम PYQ भी करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। पहले इन क्वेश्चन को कर लेते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस पे सवाल आने की बहुत संभावना होती है, खासकर हीट ट्रांसफर में। यहाँ काम नहीं देगा, करेंट इलेक्ट्रिसिटी में काम देगा, काम तो देगा ये कॉन्सेप्ट, राइट। ध्यान से देखो बेटा, इसमें T1 और T2 दो टेम्परेचर पे दो रॉड लगी हुई हैं। सर आपने तो हमें 3 रॉड के लिए सिखाया, यहाँ तो 2 रॉड लगी हुई है। घबरा मत बच्चे, एक बात बता, ये 3 रॉड है, मैंने बोला 4 लगा दूं, 5 लगा दूं, 6 लगा दूं, कहलाएगा तो ये हमेशा जंक्शन। अब मैं कह रहा हूं कि मैं एक को हटा दूं, मैं एक को हटा दूं, ले बन गया वही सवाल। और इसको सीधा कर दे, इसको सीधा कर दे, बन गया ना 2 रॉड वाला सवाल। तो जो फॉर्मूला 3 वाले के लिए पढ़ा है हमने, वही फॉर्मूला 2 वाले के लिए भी तो पढ़ सकते हैं। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि सर अगर 2 रॉड वाला होगा तो इसी फॉर्मूला को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि T इज इक्वल टू T1 बाई R1 प्लस T2 बाई R2 प्लस T3। ना बेटा T3 नहीं, T3 तो हटा दिया हमने ना, T3 तो हमने हटा दिया। मान ले इस पे हमने ऐसे करके रबर मार दिया, T3 तो हमने हटा दिया है ना। सिर्फ इसको और इसको मान, किसी भी 2 को मान ले, तीसरे को छुपा ले। ये देख, ले देख, बन गया ना वो सवाल। लेकिन सर वो तो टेढ़ा है, वो सीधा है। अरे भाई इसको सीधा कर दे। हीट ट्रांसफर में ये भी मतलब है क्या? मतलब एक बात बता, मान ले करंट किसी तार में ऐसे जा रही है और उस तार को सीधा कर देने से करंट बदल जाती है क्या? बिल्कुल नहीं बदलती बेटा, है ना। तो वही वाली बात है, हीट करंट भी सेम रहेगी। सीधा टेढ़ा क्या होता है, तो 2 ही रोड ना, चाहे अब इस 2 रोड को हम ऐसे रखें या ऐसे रखें, डजेंट मैटर, राइट। तो T1 बाई R1 प्लस T2 बाई R2 अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। समझ गया सर आप क्या कह रहे हो। अब 5 रॉड, 10 रॉड, 12 रॉड, हालांकि इतना आएगा नहीं, लेकिन कितने भी रॉड हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर। मुझे बस ये याद रखना है कि एंड्स वाले टेम्परेचर को अपने अपने जो रॉड कनेक्टर उसके रेजिस्टर से डिवाइड करते चल जाओ, सबको जोड़ दो और डिवाइडेड बाई, टोटल डिवाइडेड बाई अपने अपने रेजिस्टर के रेसिप्रोकल्स को टोटल जोड़ के उस पूरे से डिवाइड कर दो, आंसर, ठीक है। खैर अब यहाँ पे बता बेटा क्या है, मैं तो सीधा आंसर लिख सकता हूँ, ठीक है। पहले तो सवाल समझ ले, सवाल क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है कि 2 रॉड लगे हुए, इस जंक्शन का टेम्परेचर बताना है। बेटा ये कंफ्यूज मत करना कि ये 2 रॉड अलग अलग मटेरियल के, ये दोनों अलग अलग मटेरियल के नहीं है। ये 2 रॉड अलग अलग दिखे उसके लिए मैंने बस एक को पिंक और एक को व्हाइट ले लिया, बाकी है दोनों रॉड समान, बिल्कुल ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों का लेंथ सेम है, मटेरियल भी सेम है, एरिया भी सेम है, सब कुछ सेम है ना। तो पूछा है जंक्शन का टेम्परेचर, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा। चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये पूछना चाह रहा है यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, तो मैंने तो बोला भाई कुछ नहीं करना, एंड्स के टेम्परेचर पता है, रेजिस्टेंस पता है। अच्छा मेरा समझदार बच्चा क्या बोलेगा, सर बेवकूफ़ मत बनाओ, मेरे रेजिस्टेंस पता है, L बाई के होता है। L सेम है, K सेम है, A सेम है, तो L बाई के भी सेम होगा। और L बाई के सेम है मतलब इसका भी रेजिस्टेंस R है, इसका भी रेजिस्टेंस R है। और अगर बराबर रेजिस्टेंस है तो मैं तो दिमाग ही ना लगाऊं सर, मैं तो सीधा बोलूं T1 प्लस T2 बाई 2। ये रहा आंसर। कितना सेकंड लगा बेटा? नीट में ऐसे सवाल बहुत आराम से आ सकते, बहुत आराम से। मुझे पता है आपको क्या मेथड सिखाया गया। आप पहले यहाँ का यहाँ से करंट निकालोगे, फिर यहाँ का यहाँ से करंट, फिर दोनों को इक्वेट करोगे। नहीं करना, सिंपल एंड क्लियर, ठीक है। इस पे इनफैक्ट IIT एडवांस पे भी सवाल आ चुका है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एडवांस था बेटा। उसमें ना वेरिएबल
कंडक्टिविटी ले लिया था। खैर हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है ना, हम उसका भी टेक्निक जानते हैं, लेकिन अभी टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे बेटा, जो एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट पकड़ा पहले उसको क्लियर कर लेंगे, राइट। अब ध्यान से देख बेटा, T1+T2/2 सीधे आंसर है ना। अगर किसी को लगता है कि नहीं सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, तो कोई बात नहीं बेटा, T1/R1 होती है, R1 R है, T2/R2 होती है, R2 R है, अपॉन 1/R प्लस 1/R, ये 2/R है, R से R कॉमन लेके काट दे, यही आंसर आना है ना। अब इसमें देख नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल में क्या है बेटा, मटेरियल सेम है के, एरिया भी सेम है, लेकिन L1 L2 लेंस अलग ले लिए मैंने, और यहाँ का टर्मिनल का टेम्परेचर, जंक्शन का टेम्परेचर पूछा, टर्मिनल नहीं सॉरी जंक्शन का टेम्परेचर पूछा। बताइए बेटा आंसर क्या होगा। सर क्या टाइम पास कर रहे हो, T1/R1 प्लस T2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। सर यहाँ पे R करके काट दूँ सर, नहीं बेटा यहाँ पे R लेके काटना नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेंस अलग है, के और ए भले ही सेम है लेकिन एल अलग है ना, एक भी चीज अलग हो गई तो कंडक्टिविटी अलग हो गई। इसका तात्पर्य क्या है बेटा, अब इसको लिखेंगे कैसे बेटा, R1 है L/KA, ठीक है, R1 क्या है L/KA, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा KA/L, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा T1 KA/L1 है ना बेटा, प्लस उसी प्रकार से यहाँ पे T2 L/KA होगा, लेकिन ऊपर आ जाएगा K, जिसके वजह से ये क्या बन जाएगा KA/L2। बहुत बढ़िया सर, नीचे नीचे बेटा 1/R1, अच्छा R होता है L/KA, तो 1/R क्या होगा KA/L, उल्टा हो जाएगा, तो KA/L1 प्लस KA/L2। अब ध्यान से देख बेटा, कॉमन अभी भी ले पा रहे हैं, लेकिन R कॉमन न लेके सिर्फ K कॉमन ले पा रहे, K कॉमन लेके ऊपर नीचे काट दे, क्या आ गया आंसर सर, T1/L1 प्लस T2/L2 डिवाइडेड बाई 1/L1 1/L2, तो ऊपर ले जाएगा बेटा L1 L2 कट जाएगा और तेरा आंसर आ जाएगा, सीधा नेक्स्ट स्टेप में आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इतना मेहनत तो मैं चाहूंगा कि तू खुद कर, राइट। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, लो जी सर, इसमें सिर्फ ए सेम है, लेंस भी अलग है और के भी अलग है, के अलग है मतलब मटेरियल अलग है ना। अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे व्हाइट और पिंक वाले रॉड में मैंने मटेरियल सेम माना था, अब यहाँ पे ले मटेरियल भी अलग कर दिया, लेंथ तो यहाँ अलग हुआ था, यहाँ कुछ भी अलग नहीं था, यहाँ पे लेंथ अलग हुआ, यहाँ पे लेंथ भी अलग मटेरियल भी अलग। सर क्या मैं एरिया अलग कर सकता हूँ, हाँ वो तू सोच के आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देख, ध्यान से देखिए बच्चा, यहाँ पे क्या करेंगे सर, वही अपना घिसा पिटा कॉन्सेप्ट, हाँ कॉमन टेम्परेचर कैसे निकलेगा, कॉमन टेम्परेचर निकलेगा T1/R1 प्लस T2/R2 अपॉन 1 इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, बाई 1/R1 प्लस 1/R2। वही काम करना है बेटा, बस एक चीज़ याद रखना इस बार, L/KA होता है, K ऊपर चल जाएगा है ना, तो ये बन जाएगा T1 K1 A/L1 है ना, प्लस T2 डिवाइडेड बाई R है, R होता है L/KA, लेकिन K ऊपर चल जाएगा L नीचे ही रह जाएगा, मतलब L2 और K2A, बेटा K1 K2 इस बार अलग है ना, इस बार K1, इस बार पिछले क्वेश्चन में K बाहर ले पा रहे थे, इस बार सिर्फ A बाहर ले पाएंगे क्योंकि L और K दोनों अलग है ना। वो तो दिखती बात है बेटा, जो दिख रहा है वो कॉमन ले ले, उसमें इतना टफ इतना घबराने की क्या जरूरत है भाई, फॉर्मूला पता है रख दे, जो चीज कॉमन लेना उसको बाहर ले ले, उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्या है, रेजिस्टेंस, L/K होता है, लेकिन रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है मतलब K/L है। अच्छा L क्या है L1, K क्या है K1, A तो A ही है भाई, यहाँ पे भी K2A/L2 है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चा, तो साफ साफ दिख रहा है कि इसमें सिर्फ A कॉमन लेके अपन काट पाएंगे, A कॉमन लेके काट पाएंगे, बाकी T1 K1 T2 K2, अच्छा L1 L2 यहाँ LCM होगा, यहाँ भी L1 L2 LCM होगा, ये कट जाएगा L1 L2, ठीक है। तो अगले स्टेप में सीधा इसका भी आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। इन सब में जो सबसे बढ़िया सवाल है, इन सब में जो सबसे बढ़िया सवाल है, ये आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला क्वेश्चन बेटा, ये HC वर्मा में भी है, HC वर्मा में भी है, इसी तर्ज पे जेई में भी क्वेश्चन आ चुका है, इसी तर्ज पे जेई में भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। HC वर्मा का सवाल है, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, एक ही क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा आपकी, ध्यान से देखो। ये ना 1 2 3 4 आइडेंटिकल रॉड्स हैं, आइडेंटिकल मतलब लेंथ के ए सब कुछ सेम है ना, बट एक चीज ध्यान से देखना, डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगाना, सवाल को पहले समझ की सिनेरियो क्या है। ये जो 4 आइडेंटिकल रॉड है उनको ऐसे नहीं लगाया गया कि ये 1 2 3 और ये 4, ऐसे नहीं लगे हुए हैं, ये ध्यान से देखो, इनके अरेंजमेंट को ध्यान से देखो,
ये इस तरीके से लगे हुए हैं। अब ध्यान से समझ, ये तो रेजिस्टेंस होगा कुछ, ये भी रेजिस्टेंस कुछ होगा, ये भी रेजिस्टेंस होगा कुछ, ये भी तो रेजिस्टेंस होगा। अब समझ, अगर इस पूरे को मैं एक मानूं, है ना, इस पूरे को एक मानूं, चल मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि तेरे को बिल्कुल समझ में आ जाए कि मैं बना क्या रहा हूं। इस पूरे को एक मानूं और इस पूरे को और इस पूरे को एक मानूं, ठीक, इस पूरे को एक मानूं। ये तीन कलर दिख रहे हैं बेटा, ये तीन कलर दिख रहे हैं ना, आई गेस आपको समझ आ रहे होंगे, एक ग्रीन, एक ब्लू और एक ऑरेंज, ये तीनों अलग अलग हैं। अब ध्यान से देखिए, ये जो घूमे हुए हैं ना, यहाँ है तो ये पूरा एक रॉड है, तो ये भी पूरा एक रॉड है, भी ये पूरा एक रॉड, बस ये है कि इसको ऐसे लग रहा है जैसे घुमा दिया किसी ने, इसको सीधा कर दे। अब बनेगा ये सवाल, अब बना ये सवाल, यही तुम जज कर लेते ना, तुमको तो आइडेंटिकल, तुम तो लैंग्वेज पर है, डायरेक्ट लगा दिए। रटना नहीं है बेटा, ट्रिक भी रटना नहीं है, उसको समझना है। वरना अगर सिर्फ रटवाना होता तो मैं आता, फॉर्मूला बताता, 10 मिनट में समझा के निकल जाता, लेकिन मैं 40-45 मिनट के ही लेक्चर में ये प्रयास करता हूं कि आपको लेके बेसिक से बिल्कुल एडवांस लेवल तक सारी बातें बता दूं। जितना भी कन्फाइंड टाइम में मैक्सिमम में डिलीवर कर सकता हूं कर देता हूं मैं। ध्यान से समझिएगा बेटा, ये पूरा एक है, ये पूरा, वैसे तो ये 4 डिफरेंट रॉड है, लेकिन इनको अरेंज जैसे किया गया है, इस प्रकार से अरेंज किया गया है कि ये पूरा एक परसीव हो, ये पूरा एक दिखे और ये पूरा एक दिखे, राइट। अब देख ध्यान से, अब ये रॉड, ये रॉड, ये रॉड, ये रॉड, चारों का L K A सेम है, मतलब चारों का R यानी थर्मल रेजिस्टेंस सेम है। लेकिन अब समझ, इस पार्ट का R है ना, इस पार्ट का R है ना, इस पार्ट का R है ना, लेकिन ये पूरा भी तो R है, ये पूरा भी तो एक रॉड है। अगर ये पूरा R है तो ये R/2 R/2 है, आधा आधा, क्योंकि आधे लेंथ पे K और A सेम है, आधे आधे लंबाई पे रेजिस्टेंस आधा आधा हो जाएगा, है ना। तो मुझे ये दिख रहा है R/2। ध्यान से देख बेटा, ये क्या दिख रहा है मुझे, मैं कोई और इंक ले लेता हूँ, येलो ले लेता हूँ, ये मुझे दिख रहा है R/2, ये भी दिख रहा है R/2। अच्छा, ये R/2 और ये R एक साथ सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज मतलब एंड टू एंड कनेक्टेड है ना। तो ये R/2 और ये R सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब इस पूरे को अगर मैं एक मान रहा हूं तो ये 3R/2 है। उसी प्रकार से बेटा ये R और ये R, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, ये R/2 और ये R, ये R/2 और ये R आपस में सीरीज में कनेक्टेड है ना। तो इस पूरे को मैं क्या कह सकता हूं, इस पूरे को मैं कह सकता हूं 3R/2। लेकिन वहीं ये सिर्फ R है, ये सिर्फ R है, वैसे तो था ये सिर्फ R, ये था सिर्फ R, ये था सिर्फ R, ये था सिर्फ R, लेकिन जब अरेंजमेंट को मैंने ध्यान से देखा तो इसका R/2 और R मिलके अगर ये पूरा एक मान रहे हो अब, तो ये हो चुका है 3R/2। उसी तरीके से इसका R/2 और ये R मिलके ये बन चुका है 3R/2, और इसका R तो R ही है, इसमें तो कुछ जुड़ा नहीं है। अब सवाल देख, आंसर क्या है, T की वैल्यू दिखनी है बेटा, हमें तो T की वैल्यू लिखनी है। ध्यान से देख, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। अब यहाँ पे मैं T की वैल्यू लिखने जा रहा हूँ, T की वैल्यू मैं लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहले T1/R1 लिखिए भाई साहब, T1/R1, R1 क्या है बेटा 3R/2, तो अगर ऊपर चला गया तो ये बन गया 2/3R, है ना, रेसिप्रोकल करता जा रहा हूँ। T2/R2, T2/3R/2 है, 2 ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा 2T2/3R, और डिवाइडेड बाई, सॉरी एक और है सर, 3 नहीं, सॉरी 2 नहीं 3 है, इधर इधर जल्दी, क्या बन गया बेटा T3/R3, और R3 तो R ही है, ये तो सिंपल R है, एक ही रॉड है ना, इसमें ना एक में आधा आधा उधर उधर से जुड़ जा रहा है, ये तो एक ही है ना। तो ये बन गया बेटा T3/simply R, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 1/R1, R1 नहीं बेटा 1/R1, रेसिप्रोकल कर गए तो ये R है, और 1/R1 क्या हो गया 2/3R। उसी प्रकार से बेटा अगर इसको देखें तो 1/R2, मतलब ये क्या बन गया 2/3R, और उसी प्रकार से अगर इसको देखें तो ये बन जाएगा 1/R। और इस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करें, अगर इस तरीके से हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ से सीधे हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ दिख रहा है बेटा, मेरे को तो दिख रहा है, R कॉमन लेके काट दे, R कॉमन लेके काट दे, फिर LCM लेगा, सीधा आंसर आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, है ना। मतलब मैक्सिमम 2 स्टेप, मैक्सिमम 2 स्टेप, मतलब पहला स्टेप तो स्टेप है, दूसरा स्टेप के बाद भी कोई तीसरा स्टेप नहीं लिखना, दूसरा स्टेप ही आंसर होगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो आशा करता हूँ बेटा आपको ये सेशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अब बेटा एक PYQ कर लेते हैं, एक PYQ कर लेते हैं नीट का, है ना।
PYQ ले लेते हैं। ध्यान से देख बेटा, PYQ 2022 का क्वेश्चन है नीट का, ध्यान से देख, ध्यान से देख। 2 rods, one made of copper and other made of steel of the same length and same cross sectional area। चलिए भाई लिख लेते हैं, भाई साहब जो भी कह रहे हैं लिख लेते हैं। क्या है, 2 रॉड हैं जिसका लेंथ भी सेम है, एरिया भी सेम है, लेकिन मटेरियल अलग दिख रहा है बेटा मुझे। K1 और K2 दिख रहा है, ध्यान से अगर देख तो लेंथ भी सेम है, एरिया भी सेम है, मटेरियल अलग दिख रहा है K2। कहाँ पे है ऐसा सवाल? ऐसा सवाल हमने किया है क्या? ऐसा सवाल हमने किया है क्या? हाँ सर, नहीं नहीं, यहाँ पे तो सारे सेम था। जहाँ K अलग था वहाँ लेंथ भी अलग था। अगर इसी में हम लेंथ सेम लेके सिर्फ K अलग कर देते तो हमारा नीट का सवाल हो जाता। खैर कोई बात नहीं, एक और वैरायटी जुड़ेगा। वैरायटी तो कई बन सकते हैं, हो सकता है एरिया भी बदल दूं, ये आपको ट्राई करके आना है ना। ध्यान से देख बेटा, LA/K2 लेंथ एरिया सेम है, K1 K2 सिर्फ मटेरियल अलग है, तो इसलिए मैंने कंडक्टिविटी अलग कर दी। ये T1 है, ये T2 है। सवाल क्या पूछ रहे हैं भाई साहब? फ्री एंड जो है वो 100 और 0 पे रखे गए हैं। लो, टेम्परेचर भी बता दिया, ठीक है। एक चीज़ देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे एक चीज़ में फंसाता है लैंग्वेज में, ठीक है। सबसे पहले तो ये देख, कॉपर और स्टील रेस्पेक्टिवली, मतलब कॉपर का आगे वाला होगा और स्टील का पीछे वाला होगा। मतलब कॉपर को रखा गया है 100 पे और स्टील का फ्री एंड को रखा गया है, स्टील के फ्री एंड को रखा गया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अच्छा, कॉपर और स्टील का कंडक्टिविटी भी दे रखा है 385 और 50, मतलब K1 की वैल्यू दे रखी है, हालांकि लास्ट में भी रख सकते थे K1 और K2, है ना बेटा। यही है सवाल आपका। पूछ क्या रहा है? द टेम्परेचर एट द जंक्शन इज नियरली, जंक्शन का टेम्परेचर बताना है भाई साहब, नियरली ये टेम्परेचर बताना है। मैं तो बोलूँ कुछ भी नहीं है यार, टेम्परेचर इज इक्वल टू T1/R1, ठीक है, T1/R1 प्लस T2/R2, 2 ही है ना, और 1/R1। ये भी मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ, वरना मैं तो सीधा पहले स्टेप में ही वैल्यू रखता, लेकिन चलो कोई बात नहीं। इधर देखो, R1 क्या है, R1 क्या है, L/K है ना, तो K ऊपर L नीचे, तो मुझे सीधा अगले स्टेप में T1 इंटू A/KA है ना, एक K लिख देते हैं, ज़्यादा सुंदर लगता है देखने से, ठीक है। L/K होता है ना, तो KA/ ये L हो गया, बस K1 कर देना यहाँ, प्लस T2 L/K होता है बेटा, तो L तो नीचे ही रह गया, KA ऊपर चला गया, K की जगह K2 और यहाँ A हो गया, और डिवाइडेड बाय 1/R1 1/R2, L/K का उल्टा हो गया बेटा, K1A/L प्लस K2A/L। कुछ नहीं है बेटा, आप अगर ध्यान से देख पाओ ना। एक बात बताऊं, मैंने इतना किया बस तुमको खुश करने के लिए कि तुमको फील आ जाए कि अंदर चल क्या रहा है। मैंने जिस समय ये सवाल देखा था ना, और जिस समय मैंने देखा था ना कि दोनों के सेम लेंथ और सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसी समय मेरे दिमाग में चमक गया था। क्या पता है कि अगर लेंथ और एरिया सेम ही है तो लेंथ एरिया तो कटेंगे, और लेंथ नीचे होता है, एरिया उससे भी नीचे होता है और उल्टा होके ऊपर आ जाता है। और एरिया अब खुद ही ऊपर नहीं आता, एरिया के बगल में K बैठा होता है, L/KA, तो एरिया खुद ही ऊपर नहीं आता है, एरिया खुद ही ऊपर नहीं आता है, अपने पड़ोसी यानी K को भी बोलता है तू भी मेरे साथ ऊपर चल, क्योंकि तू डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है, समझा। तो मेरे को तो वही चमक गया था कि भैया K ऊपर आएगा, K ही अलग है बस, क्योंकि मटेरियल अलग है, बाकी A/L कटेगा। और देख ले यही हो रहा है, देख ध्यान से, A/L कटेगा। मेरी तरीके से सोचना है, और आंसर क्या बचेगा? ऊपर आ गया K, ये जो आया था तो K को भी लेके आया था ना, समझ में आया ना। मतलब सीधा आंसर है T1K1 प्लस T2K2 अपॉन K1 प्लस K2। मतलब तुमको अब बस ये याद रखना कौन ऊपर होता है कौन नीचे होता है, और जो सेम है वो काट दो, और जो सेम नहीं है वो रह जाएगा, और वहीं रहेगा जहां वो होता है। डिनोमिनेटर में होता तो डिनोमिनेटर में रह जाएगा, न्यूमरेटर में होता तो न्यूमरेटर में हो जाएगा। और मुझे पता है K ऊपर होता है, A भी ऊपर होता है, L नीचे होता है, लेकिन A L तो सेम है, तो A/L कट गया। तो आंसर क्या आया? K ऊपर होता है तो T1K1 प्लस T2K2, तो ऊपर आ जाता है ना, टेम्परेचर के बगल में मल्टीप्लाई हो गया, देखो ना,
तो T1 K1 प्लस T2 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 आंसर। तो मैं तो यहाँ सवाल के बाद डायरेक्ट आंसर लिख सकता था, लेकिन अगर मैं ये लिखता ना तो तुम कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने तुमको पहले फील कराया है। और अब अगली बार जब एग्जाम में आए तो यही देखना कि कौन कौन चीज सेम है, पहले तो उसको काट दो। अच्छा, लोकेशंस पता होने चाहिए, कौन ऊपर है कौन नीचे है, उसको सीधा सीधा लिख दो आंसर। अब देख बेटा, T1 ये है, K1 ये है, जैसे लिखना 385 इंटू 100 प्लस T2 ये है, K2 ये है, T2 0 है, K2 50 है, डिग्री सेंटीग्रेड में ही पूछ रहा है तो 0 ही रहने दो, 0 इंटू 50 है, 0 इंटू 50 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2, K1 प्लस K2 कर दो बेटा, 385 प्लस 50, और इसका जब तुम वैल्यू निकालोगे इसका वैल्यू 88.5 के आसपास आता है, 88.5 के आसपास। अब तो ये तो गणित है बेटा, ठीक है। तो अगर इस तरीके से अप्रोच लोगे तो आंसर ऐसे आएगा। तो आशा करता हूँ मेरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कोई फिर से धमाकेदार टॉपिक लेके। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।